नमस्कार बंधुओं, ठीक हो सभी? बैठिए। वो पेपर देना, दो पेज थे। देखो, सबसे पहले कुछ प्रश्न आए हुए मेरे पास, उनको हल करा रहा हूं, ध्यान से समझना। नियम है, मैं के बाद में कैसे लेकर गए तक का कोई वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार या पांचवा वर्ण हो जाता है। तो जितेश जी ने पूछा है कि सम प्लस कार संस्कार क्यों हुआ और सम प्लस कृति संस्कृति क्यों हुआ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, संस्कार और संस्कृति क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा और व्यंजन संधि का सबसे पहला नियम है जसत्व व्यंजन का। उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुनासिक व्यंजन संधि, और वहां आएगा यदि मैं के बाद में कैसे लेकर भय तक का कोई वर्ण आ जाए तो मैं का अनुस्वार अथवा पांचवा वर्ण दोनों हो जाता है। जैसे संधि में ही बताया था मैंने, सम प्लस दी। जैसे मैंने लिखा सम प्लस कार, होना क्या चाहिए था? अनुस्वार या पांचवा वर्ण बनना चाहिए था। या तो बनना चाहिए था संकार अथवा क्या बनना चाहिए था? संकार। लेकिन क्या बन रहा है? संस्कार। ध्यान से समझना जितेश जी, ये क्या है? अपवाद है। और ये अपवाद कितने होते हैं? इसके 6। क्या होते हैं अपवाद? यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाए तो सम उपसर्ग और कृ धातु के बीच दंत से का आगम हो जाता है और इसमें का अनुस्वार हो जाता है। जैसे संस्कृत, संस्कृति, संस्कृता, संस्करण, संस्कार और संस्कार्य। कृ धातु से बनने वाले शब्द कितने होते हैं? 6। कृत, कृति, कर्ता, करण, कार और कार्य, हो गए 6। यदि सम उपसर्ग के बाद में कौन कौन से शब्द आ जाएं? कृत, कृति, कर्ता, करण, कार और कार्य, तो सम उपसर्ग और कृत धातु के बीच दंत से का आगम हो जाता है और इसमें का अनुस्वार हो जाता है। इसी प्रकार एक अपवाद आता है, यदि पर उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं तो पर उपसर्ग और कृ धातु के बीच मूर्धन्य से का आगम हो जाता है। जैसे परिष्कृत, परिष्कृति, परिष्कर्ता, परिष्करण, परिष्कार और परिष्कार्य, हो गए 6। ये अभी आप जब आगे पढ़ोगे उसमें आएंगे ये सभी, ठीक है ना? आगे समझना। देखो, ये जितेश जी समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे देखो, ध्यान दीजिए। संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान दो। चलो थोड़ा सा आप पे से ये व्यंजन संधि के हैं, अभी व्यंजन संधि शुरू नहीं करी, बाद में पूछते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, उत्सव, अब उत्सव, ये समस्या आपको बहुत आएगी, बहुत ज्यादा समस्या आएगी, लेकिन ये समस्या मैं नहीं आने दूंगा क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उत और उद। ये समस्या तब आती जब मैं आपको ये नहीं बता रहा होता। मैं पहले ही बता चुका हूं कि काका तथा पापा के साथ कौन आते हैं? काका तथा पापा के साथ कौन आते हैं? और बाकी सबके साथ, तो यहां कौन आ रहे? 7, मतलब 7वां, और 7वां यहां से नहीं है, तो अब इसका क्या होगा? आगे है उत्थान। आ रहा है क्या? क्या होगा? उद प्लस, अब यहां पर मैं अगर ऐसे कर देता उद प्लस स्थान, क्या ये संधि थी? क्या क्या था? संयोग। क्या हो जाता? संयोग। मधुत्सव, देखो
मधु प्लस उत्सव। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी यहां कि मधु या मधु, एक मधु का मतलब होता है शराब और एक मधु का अर्थ क्या होता है, शहद। और शराब का प्याला कैसा होता है और शहद कैसा होता है, ज्यादा। क्या शराब ज्यादा ले सकते हो? नहीं ले सकते, लेकिन शहद तो ज्यादा ले सकते हो। ध्यान से समझना, ले सकते हो। मुझे इस चीज को नहीं समझाना, मुझे ये समझाना है कि शराब का प्याला छोटा होता है और शहद ज्यादा होता है। अब ध्यान देना, क्या शहद से कभी उत्सव मनाया जाता है क्या? किससे मनेगा उत्सव? आगे देखो, दीपोत्सव। दीप प्लस उत्सव, ए और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, दीपोत्सव। प्रत्युत्पन्न की संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान से समझना। यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सी संधि होगी, यण होगी। क्या होगा, प्रति प्लस उत्पन्न। और इसका भी करना चाहो तो हो सकता है क्या, क्या होगा, उद होगा क्या, काका तथा पापा रे, तो क्या होगा, उद प्लस, और यहां ई का क्या हो जाएगा, यह कैसा है, जब मिला के लिखोगे तो प्रत्युत्पन्न नहीं होगा क्या। ये आ गया समझ में। आगे देखो, आगे है, बिल्कुल सही है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, प्रति प्लस उद प्लस पन्न। क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। आगे देखो, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, समझना। संयुक्त वर्ण, अब थोड़ा सा समझ लो। एक तो होता है द्वित्व वर्ण, एक होता है संयुक्त वर्ण। थोड़ा सा समझ लो जिससे गलत नहीं हो पेपर में। द्वित्व वर्ण बनता है हमेशा समान वर्णों का। द्वित्व वर्ण हमेशा किसका बनेगा, समान वर्णों का। और संयुक्त वर्ण किसका बनेगा, असमान का। जैसे आपने लिखा था, ये क्या है, समान है क्या, आपने क्या लिखा था, क्या हो रहा था, आपने क्या लिखा था, और आपने क्या लिखा था, ये असमान नहीं है क्या, समझ में आ गया। तो संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, जब दो अलग अलग प्रकृति के वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं वो कहलाते हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है ना, जिसका भी है वो संतुष्ट है ना यहाँ तक। आगे समझना, क्या दीर्घ स्वरों को संयुक्त वर्ण कह सकते हैं, क्या दीर्घ स्वरों को संयुक्त वर्ण कह सकते हैं क्या, समझना। दीर्घ स्वर असमान है क्या, बताइए। क्या ऐसे संयुक्त वर्ण कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं, संयुक्ताक्षर। क्या कह सकते हैं, संयुक्ताक्षर। क्या ए हो या आई हो, कोई भी स्वर हो उसे संयुक्ताक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर कहेंगे, संयुक्त वर्ण नहीं कह सकते। भले ही आ रहा है लेकिन स्वर तो है, स्वर है नहीं है, तो इस कारण से इन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त वर्ण नहीं कह सकते स्वरों के कारण। क्या दीर्घ स्वर हो गया। प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक मैंने बताया था, जब आप इसका विघटन करोगे तो क्या होगा,
प्र प्लस औद्योगिक, जब आप इसका भी विघटन करोगे तो क्या होगा? उद्योग प्लस एक, और जब आप इसका भी करोगे तो क्या होगा? उत होगा या उद। और अब इसे विस्तार से लिखें तो ऐसे नहीं लिख सकते का प्र प्लस उत प्लस योग प्लस एक, नहीं लिख सकते क्या? आ गया समझ में? और किसी को कोई समस्या तो नहीं है? आगे समझो। कौन सी संधि चल रही थी? कौन सी थी? अयादी। और अयादी संधि में मैंने आपको एक सूत्र बताया था, एचो अयवायाव। ध्यान देना अब अयादी संधि में। इसका सूत्र क्या था? एचो अयवायाव। एचो अयवायाव, समझना ध्यान से। इसमें लिखाया थोड़ी था कुछ, बताया ही था। एच और एच का मतलब क्या होता है? ए, लिखना नहीं पहले समझना। ओ आई और औ। ए ओ आई और औ, इनके बाद में क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए। क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए तो इस ए का क्या हो जाता है? ए का क्या होगा? आए। ए का क्या हो गया? आए। ओ का क्या हो जाता है? अब। आई का क्या हो जाता है? और औ का आब। सूत्र भी तो यही बात बता रहा है कि एच के बाद में क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए तो इस ए का क्या होता है? ये कल बता चुका था, ये अवग्रह चिन्ह है। यदि ए और ओ के तुरंत बाद ए आ जाए तो उस ए का क्या बन जाता है? अवग्रह चिन्ह। तो ए का क्या हो गया? आया। ओ का क्या हो गया? अब ये आय बनेगा तो इसमें यह हलंत नहीं होगा क्या? पहले बताया था कि जब भी स्वर से कोई व्यंजन बनेगा तो अधूरा बनेगा। अब ओ का क्या हो गया? अब हो गया। और आई का क्या हो जाएगा? आय। और इस औ का क्या होगा? आव। तो सूत्र भी यही बात कह रहा है, नहीं कह रहा कि ए ओ आई और औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो ए का हो जाता है आया, ओ का हो जाता है अब, आई का आय और औ का आव। आगे लिखिए। अब यहां तक आपने लिख दिया था, अब लिखो आगे। ए, ये छाप दिया था क्या? ये आई वाला छापा नहीं था तो लिखो ए आई ओ और औ। और इसके बाद में क्या आ जाए? इसके बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर। समान ही आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वर ही लिख दो भले। यहां पे समान से बनेगा ही नहीं, सिर्फ स्वर लिख दो भले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए का क्या हो जाएगा? आया। आई का क्या हो जाएगा? आय। ओ का क्या हो जाएगा? औ। और औ का आव।
इसे छाप दो। छाप लो और आगे समझना। कोई समस्या तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? किसी तरह की कोई समस्या हो ना समझ में आए, इसी वजह से मैं आधे घंटे पहले आके ही बैठ जाता हूं, जिससे तुम्हें कोई समस्या हो आराम से पूछ सको। ठीक है ना? खुल के पूछ लेना। छाप दो इसे और लिखो आगे। इसे छाप के और आगे लिखिए। यदि ए आई ओ और औ के बाद, यदि ए आई ओ और औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो, यदि ए आई ओ और औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो, असमान लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समान ही लिख दो, भले ही आएगा ही नहीं। कोई स्वर आ जाए तो ए का आया, ए का आया, आई का आया, ओ का आव, ओ का आव, और औ का आव हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। और इसका प्रत्येक व्यंजन कैसा होगा? हलंत होगा, क्योंकि ये वन किससे रहे हैं? स्वर से। और जब भी स्वर से व्यंजन बनता है तो हमेशा अधूरा बनता है। यहां तक छाप दिया, लिख दिया। अब ध्यान दो, सबसे पहला क्या है? ए प्लस स्वर। ए का क्या हो जाएगा? आया। ए प्लस स्वर, ए का क्या हो जाएगा? आया। और आय का यह होगा हलंत। देखो कैसे होगा। मैंने लिखा ने प्लस अन, ने प्लस अन। यहां क्या आ रही है? और ए का क्या बनता है? और आय का यह कैसा होगा? जब न में से ए निकल गई तो न कैसा हो गया? ए का क्या हो गया? और आगे क्या आ रहा है? अन। न में ए मिल गया तो न कैसा हो गया? न में ए मिल गया तो न कैसा हो गया? और यह में ए मिल गया तो यह कैसा हो गया? बचा क्या? बिला के क्या बना? आ गया समझ में? छाप दो। ने प्लस अन नयन। कुछ संधि विच्छेद करूंगा और कुछ संधि युक्त भी बताऊंगा, क्योंकि कई बैठे होंगे आपको साइंस वाले भी है ना इसमें कुछ, तो उनको समस्या आती है, तो इसलिए संधि विच्छेद और संधि युक्त दोनों तरह से चलेंगे। ठीक है ना? छाप दो इसे और आगे लिखो। ये छाप दिया, आगे लिखो से प्लस अन। यहां क्या आ रहा है? और ए का क्या बनेगा? से कैसा हो गया? ए का क्या हो गया? और आगे क्या है? जब से में ए मिल गया तो से कैसा हो गया? पूरा। यह में ए मिल गया तो यह कैसा हो गया? मिला के लिखा तो छाप दो। से प्लस अन शयन। अब ये और समझ लेना, कई के दिमाग में ये नहीं आ रहा हो कि ये से का कोई अर्थ ही नहीं होता, इस ने का कोई अर्थ ही नहीं होता। होता है, ध्यान से समझना। जब आप संस्कृत के रूप पढ़ते हो, विभक्तियां पढ़ते हो,
और वहां विभक्तियों में राम का रूप कैसे चलता है? राम, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। रामे नहीं होता क्या? रामे होता है, नहीं होता? और रामे का अर्थ नहीं होता क्या? होता है। जिस प्रकार उसके रूप चलते हैं उसी प्रकार इनके भी इसी प्रकार रूप चलने के कारण ये रूप बन जाते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आगे लिखो, इसके बाद में आगे लिखो चे प्लस अयन, चे प्लस अन। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत आता है पेपर में। चे प्लस अन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। यहां क्या आ रहा है? ए का क्या होता है? और यह कैसा होगा? च में से निकल गई तो च कैसा हो गया? ए का क्या हो गया? और आगे क्या आ रहा है? च में ए मिल गया तो च, और यह में ए मिल गया तो यह, और जब मिला के लिखा तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। इसे छापो। और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, अब आप संधि करना और समझना कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक ही शब्द में तीन तीन संधि हो जाती है। बताई थी कैसे हो जाती है, ध्यान से समझना। पहले से छाप दो और एक शब्द लिखना, संचय। अब बताइए संचय में कौन सी संधि है? संचय शब्द लिख दिया, और संचय शब्द में कौन सी संधि होगी? इसे मिटा दूं, ध्यान देना। यदि मैं के बाद में कैसे लेकर भय तक का कोई वर्ण आ जाए तो मैं का अनुस्वार और पांचवा वर्ण दोनों हो जाता है। मैं का अनुस्वार हो गया, क्या बना? और क्या मैं संचय को च वर्ग का पांचवा वर्ण यहां होता है? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? कोई समस्या है? बताइए। नहीं है? अब ध्यान देना। संचय प्लस है नहीं हो सकता क्या? ध्यान दो इधर। यहां क्या आ रही है? ए का अर्थ क्या होता है? आय। च में से निकल गई तो च कैसा हो गया? ए का क्या हो गया? और आगे क्या आ रहा है? जब च में ए मिल गया तो च कैसा हो गया? और यह में ए मिल गया तो क्या ये गलत है क्या? बताइए, ये गलत है क्या? और दोनों का अर्थ भी एक ही है, संचय प्लस ए और सम प्लस च, दोनों का अर्थ एक ही है। अब बात यह है कि अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि संचय शब्द में कौन सी संधि है, संचय शब्द में कौन सी संधि है, और विकल्प में आपके अयादि संधि भी दे दी जाए और व्यंजन संधि भी दे दी जाए, तो आप कौन सा करके आओगे? कौन सी करोगे? अयादि। आ गया समझ में? ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे आगे अभी, तो ध्यान से समझना, ठीक है? देखो, सम प्लस च, सम प्लस च का मतलब होता है एक जैसा इकट्ठा करना, एक जैसे को इकट्ठा करना। संचय का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना नहीं होता क्या? मैंने बहुत सारी पुस्तकों का संचय कर लिया, मतलब एकत्रित कर लिया। और संचय प्लस ए, संचय प्लस ए क्या करना? संचय करना मतलब एकत्रित करना। दोनों का अर्थ निकल रहा है और दोनों में ही संधि है, लेकिन प्राथमिकता किसे दोगे?
जैसे एक शब्द होता है रामायण, बताया था मैंने, कितनी संधि होती है रामायण में? रामायण शब्द में 3 संधि होती हैं। छाप रहे हो? छाप लो। रामायण शब्द में कितनी संधि होती है? 3। एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है अयादि संधि और एक होती है व्यंजन संधि। अभी आप पढ़ोगे अयादि संधि, वहां मैं उदाहरण दूंगा और नोट लगवाऊंगा कि कितनी संधि है, क्यों है और कैसे है। ठीक है ना? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? लिखो आगे। अब देखो, मैंने एक शब्द लिख दिया विजय। अब मैं आपको इसका विच्छेद करके बता रहा हूं। अभी तो संधि युक्त कर रहे थे, अब विच्छेद करेंगे। अब कैसे विच्छेद करना है ये बात समझ लो, क्योंकि बहुत से ऐसे जो नहीं जानते, अब समझना। सबसे पहले ये देखो, इसमें विजय में संधि कहां हो सकती है? क्या ए, ई, उ और री में संधि होती है क्या? छोटा आ, छोटी, छोटा उ और री में कोई संधि होती है क्या? क्या यहां संधि हो सकती है क्या? क्या यहां संधि हो सकती है क्या? और क्या यहां संधि हो सकती है क्या? जब कहीं भी संधि नहीं हो रही हो तो अब आपको जाना है ध्वनि पर। किस पर? ध्वनि पर। और इस विजय में किसकी ध्वनि आ रही है? विजय आय की। और जिस शब्द, जिस वर्ण के बाद आय की ध्वनि आ रही हो, उस वर्ण में जो ध्वनि आ रही है उससे बनने वाला मात्रा लगा देनी है। आय बनता किसका है? ए का। और ध्वनि आय की किसके बाद आ रही है? जा के बाद। लेकिन आप ये अच्छे से जानते हो कि जब भी ए से आय बनता है तो हमेशा यह कैसा होता है? आधा। और यहां कैसा है? इसका मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ए। जय में क्या जुड़ी हुई है? ए। ए का क्या बनता है? और आय का यह कैसा है? जय में से ए निकल गया तो जय कैसा हो गया? ए का क्या हो गया? और आगे क्या आ रहा है? जब जय में ए मिल गया तो जय कैसा हो गया? और यह में ए मिल गया तो यह कैसा हो गया? आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? छाप दो। विजया, विजय प्लस ए। जिसे जीता नहीं गया हो वह क्या कहलाता है? विजय। छाप दिया और लिखो। आ रहा है ना समझ में? आगे लिखो, आराम से छाप लो, मिटा नहीं रहा मैं। विनाया लिखिए आगे। विनाया छापो इसे। विनाया। कर सकते हो अब तो विनय का? कोई समस्या तो नहीं आएगी? क्या होगा विनय का? क्या होगा? विनय प्लस ए। जब इसे मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विनया। लिखो विनय का। देखो वि प्लस, वैसे इसका होता है विनय प्लस ए। विशेष प्रकार से क्या करना? अनुमोदन करना। विशेष प्रकार से अनुमोदन करना। वि का मतलब होता है विशेष या भिन्न। एक तो आप किसी से करा रहे, ये मुझे किताब दे, ये क्या आपने अनुमोदन किया है क्या? ये तो दादागिरी हो गई। आप कहो मेरे भाई मुझे किताब देना,
ये क्या है? विशेष प्रकार से अनुमोदन है। विनय का मतलब होता है, आप कहते नहीं क्या मैं आपसे विनय करता हूं, विनती करता हूं, अनुमोदन। समझ में आ गया? ए का मतलब होता है नहीं होता है ऐसे तो, और विनय का मतलब होता है अनुमोदन, लेकिन ये बोध करा रहा है विशेष प्रकार का अनुमोदन। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि यदि जबरदस्ती से कर रहे हो तो वो अनुमोदन थोड़ी हुआ, दादागिरी हुई। लेकिन आप अनुमोदन किसके अनुसार कर रहे हो? बड़े शांति के अनुसार कर रहे हो, दादागिरी नहीं कर रहे, बहुत प्यार से और बहुत शांति से कर रहे हो, जिसमें क्या नहीं है, कोई दबाव नहीं है, उसे कहते हैं विनय। विनती होती है, उसी प्रकार होता है विनय, विशेष प्रकार का निवेदन, जिसमें किसी प्रकार का क्या नहीं हो, दबाव नहीं हो, उसे कहते हैं विनय। आगे लिखो जय। लिखिए जय। जय क्या होगा? जे प्लस ए। जय हो गया, आधा ए का हो गया ए, और आगे क्या आ गया? जब मिला के लिखा तो जय। जय जे प्लस ए। एक उदाहरण और लिखो, बहुत ही महत्वपूर्ण, यज्ञ। अलग से लिखना, मैं अलग से लिखा रहा हूं, थोड़ा अलग है ये, इसमें नहीं है, फिर मैं थोड़ा बता रहा हूं, ये पूछा जाता है कहीं। क्या इसका कोई संधि विच्छेद हो सकता है? क्या होगा? क्या होगा? ध्यान देना। ये यहां बनता किससे है? सॉरी, क्या किससे बनता है? जा प्लस यहां किससे बनता है? ये जा प्लस यहां से, और जा प्लस यहां मिलके क्या बनता है? लेकिन जब आप इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे? यज प्लस न। क्या लिखोगे? यज प्लस न। जय के बाद में न आ रहा है तो जय का जय ही रहेगा, लेकिन न का आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण बनेगा। और जय का पंचम वर्ण क्या होता है? यही नहीं होती क्या? और जय और यहां मिलके क्या बनता है? क्या नहीं बनता क्या? आ गया समझ में? यदि इस तरह के आपको कोई शब्द पूछे जाए, विच्छेद पूछे जाए, तो याद रखना कि उसमें यहां आ रही है तो यहां, अगर इसकी जगह कौन सा होता? छह होता। क्या होता? छह। तो क्या होता उसका? जैसे मैंने आपसे कह दिया यक्ष, तो यक्ष का क्या होगा? यक प्लस है, और वो से किस में बदलेगा? मूर्धन्य से में, और क्या बन जाएगा? यक्ष। आ गया समझ में? ऐसे आ जाए तो बस ध्यान रखना कि इससे मिलके जो बन रहा है वही हटा के अलग कर देने हैं। मैंने यहाँ यज्ञ को यज प्लस न कर दिया, और न का क्या बन गया? यहाँ जब मिला के लिखा तो क्या बना? यज्ञ। ये बात समझ में आ गई? आगे लिखो अयादि का नहीं है, ये विशिष्ट संधि में है। अलग से बोला था ना, इसको अलग से गोला करके लिख लेना, पूछ लिए जाते हैं। अब लिखो इसके बाद में दूसरा नियम, और दूसरा नियम क्या है? आई के बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए, सॉरी स्वर आ जाए, तो आई का क्या हो जाएगा? आय। और आय का यह कैसा होगा? हलंत। छापो इसे। आई प्लस स्वर, आई का क्या होगा? लिखो गई प्लस अक। यहां क्या आ रही है? और आई का क्या बनता है? आय।
ग कैसा हो गया इसमें, आई का क्या हो गया, और आगे क्या आ रहा है, अक। जब ग में आ मिल गया तो ग कैसा हो गया, और यह में मिल गया तो मिला के लिखा गायक। छाप दो, छापो पहले इसको एक बार। गई प्लस अक गायक। इसे छाप दो और उसके बाद में लिखो सही प्लस अक। कौन सी चाहिए? हाँ आएगा, उसका भी लिखाऊंगा, घबराओ मत, छोड़ूंगा ही नहीं कुछ भी, तुम्हारा प्रश्न का मौका ही नहीं मिलेगा। लिखो यहां क्या आ रही है, और आई का क्या होता है, और यह कैसा होगा। अब इसमें से जब से में से आई निकल गई तो से कैसा हो गया, आई का क्या हो गया, और आगे क्या आ रहा है, जब से में ए मिल गया तो से कैसा हो गया, आई का में आय बना, यह में मिल गया तो यह कैसा हो गया, क्या बना, छायक। क्या होता है सहायक, नहीं जानते, कोई बात नहीं। छाप दो। आ रहा है समझ में, और लिखो आगे, छाप लो आराम से। छाप दिया, अब लिखो आगे, हटा दो इसे। नई प्लस अक। आई आ रहा है, आई का क्या होगा, आय। न कैसा हो गया, आई का क्या हो गया, और आगे आ गया अक। जब मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा, न में आ मिल गया तो ना पूरा, यह में ए मिल गया तो यह पूरा, बचा के क्या बना, नायक। अब आपको करने हैं विच्छेद, मैं करूंगा संधि युक्त। इसे छापो और लिखो चाय। छाप दो, आ गया भाई। ये छाप दिया, हटा दूं इसे, आगे देखो चाय। क्या होगा, जिसके बिना क्या नहीं पड़े, चैन नहीं पड़े, वो क्या है, चाय। आई का क्या हो गया, च कैसा हो गया, आधा। आई का क्या हो गया, और आगे क्या आ रहा है, ए। च में आ मिला तो चा कैसा हो गया, पूरा, और यह में ए मिला तो यह कैसा हो गया, पूरा। छाप दो, लिखो इसको, छाप दिया, लिखो आगे विधायक। समझना, विधायक। इसमें ध्वनि किसकी आ रही है, आय की। किसके बाद आ रही है, ध के बाद, और आय बनता किसका है, आई का। तो ध में क्या जोड़ेंगे,
आई। और इसके बाद जय में क्या जुड़ रहा है? ए, और हलंत होता है यह तो क्या निकलेगा? अक। आई का क्या बना? आय। दै कैसा हो गया? आई का क्या हो गया? और आगे अक। जब दै में आ मिला तो दै कैसा हो गया? पूरा। और यह में आ मिला तो यह कैसा हो गया? तो क्या बना? विधायक। छाप दो। आ रहा है ना समझ में? आगे छापो, आगे बनाओ विनायक। विनायक बन जाएगा आराम से। किसकी ध्वनि आ रही है? आय की। किसके बाद? न के बाद। जब आप इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? विनय प्लस अक। आई का क्या हो गया? आय। न कैसा हो गया? आई का। और आगे क्या है? अक। न में आ मिल गया तो ना कैसा हो गया? और यह में ए मिल गया तो यह कैसा हो गया? विनायक। छाप दो। छाप दिया। बहुत उदाहरण समझ गए। अब लिखो तीसरा। तीसरा है ओ प्लस स्वर। ओ का क्या बनेगा? अव। और वह कैसा है? आधा। लिखो हो प्लस अन। यहां क्या आ रहा है? ओ। ओ का क्या बनेगा? अब। है कैसा हो गया? ओ का क्या हो गया? और आगे आ रहा है अन। है में ए मिला तो है कैसा हो गया? वह में ए मिला तो वह कैसा हो गया? क्या बना? छाप दो। हो प्लस अन हवन। लिख लो इसको। हो प्लस अन हवन। और लिख दो आगे भो प्लस अन क्या बनेगा? भवन। ये छाप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लिखना है आपको और इंपॉर्टेंट करके लिख देना। इसको लिखो, छाप दो इसे। छाप दिया। लिखिए श्रवण। छापो श्रवण। क्या अर्थ होता है श्रवण का? सुनना। श्रवण का अर्थ क्या होता है? सुनना। देखो समझो, इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? अव की। किसके बाद आ रही है? स्र के बाद। तो स्र में क्या जोड़ोगे?
और आगे क्या आ रहा है? क्या न से पहले री रे या से आ रहा है? यदि री रे या से के बाद कहीं भी न आ जाए, इसका क्या बन जाता है? अणे बन जाता है। क्या बन जाता है? अणे बन जाता है। लेकिन यहां पर जब ये साथ था तो यहां पर रे आ रहा था, इसलिए इसका अणे हो गया। लेकिन जब अलग हुआ तो यहां पर री रे या से है क्या? जब नहीं है तो न आएगा या अणे? न आएगा। अब देखो समझना, यहां क्या आ रहा है? ओ। ओ का क्या होगा? अब स्र कैसा हो गया? ओ का क्या हो गया? और आगे क्या आ रहा है? स्र में ए मिल गया तो स्र कैसा हो गया? वह में ए मिल गया तो वह कैसा हो गया? और रे आने के कारण इस ने का क्या हो गया? क्या बना? श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना। आ गया समझ में? छाप दो। श्रो प्लस अन श्रवण, छापो इसको, लिख दो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान से समझ के लिखना। ऐसे उदाहरण जो किताबों में नहीं मिलते और पेपरों में आते हैं। क्या आपने कभी पढ़ा है क्या ये आश्रव? पढ़ा है क्या कहीं? लिखो आश्रव। क्या होता है आश्रव? क्या लिखोगे आश्रव का? क्या बनेगा? यही होगा। लिखो आश्रो प्लस ए, क्या बना? आश्रव। क्या होता है आश्रव? देखो समझना, यहां क्या आ रहा है? ओ का क्या बनता है? और अब का वह कैसा होगा? आधा। जब श्रम से ओ निकलेगा तो ये श्र कैसा हो गया? ओ का क्या बना? और आगे क्या आ रहा है? जब श्र में ए मिल गया तो श्र कैसा हो गया? और वह में ए मिल गया तो वह क्या हो गया? क्या अर्थ होता है इसका? मनोविकार। क्या अर्थ होता है इसका? मनोविकार। यहां लिख दूं क्या? छाप दो। आ रहा है समझ में? इसे छाप के आगे लिखो। बहुत पूछा जाता है पेपर में, प्रसव। लिखिए प्रसव। प्रसव का अर्थ होता है जन्म देना। देखो इसे समझना ध्यान से। इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? और अब बनता किसका है? तो इसमें क्या बनेगा? प्रसो प्लस ए। यहां क्या आ रहा है? ओ का क्या हो गया? वह कैसा है? जब से में से ए निकल गया, ओ निकल गया तो से कैसा हो गया? ओ का क्या बना? और आगे क्या आ रहा है? ए। जब मिला के लिखेंगे तो से कैसा हो गया? और वह कैसा हो गया? प्रसव। आ गया समझ में? छाप दो इसे। कम तो नहीं है उदाहरण, बहुत है। लिखो अब अगला। लिख दिया? मिटा दूं क्या?
चौथे कौन सा है? औ प्लस स्वर। और इस औ का क्या होगा? और आपका वह कैसा होगा? आधा। लिखो पौ प्लस अक। तो जानते हैं, तो फिर लिखने की जरूरत है क्या? लिखो औ। औ का क्या हो गया? आब। पै कैसा हो गया? औ का क्या हो गया? और आगे क्या आ रहा है? जब मिला के लिखा तो पावक। छाप दो। छाप दो इसको। पौ प्लस अक क्या बना? क्या होता है पावक? अग्नि या आग। ठीक है ना। आगे लिखो इसके बाद में सौ प्लस अक। औ का क्या होगा? औ का हो जाएगा आव। से कैसा हो गया? औ का क्या हो गया? और आगे क्या आ रहा है? जब से में आ मिल गया तो और वह में ए मिल गया तो क्या बना? किसे कहते हैं सावक? शेरनी का नहीं होता क्या? बताइए। लिख दो सावक। आगे लिखो श्रावण। श्रावण। श्राव। आपकी ध्वनि आ रही है? क्या बनेगा? श्रौ प्लस अन। औ का क्या हो जाएगा? आव। श्र कैसा हो गया? औ का। और आगे क्या आ रहा है? श्र में आ मिल गया तो श्र और वह में ए मिल गया तो वह पूरा। और ने का क्या हो गया? क्या होता है श्रावण? श्रावण होता है तत्सम और इसका तद्भव क्या होगा? सावन। सावन का महीना होता है, श्रावण को सावन कहते हैं। ठीक है ना। और सावन वो नहीं कपड़े धोने वाला, महीना होता है सावन का। लिखो आगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे लिखो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण इंपॉर्टेंट करके लिखना। प्रसाविका। ध्यान से समझना इसको। प्रसाविका क्या होगा? प्रसाविका का प्रसव प्लस एका। एक कैसे होगा? एका होगा ना। ये नहीं होता। क्या होगा? आपने लिख दिया होगा। प्रसव प्लस एका। यहां क्या आ रहा है? और औ का क्या बनेगा? और आपका वह कैसा होगा? जब इसमें से औ निकलेगा तो से कैसा हो गया? और आव। और आगे क्या आ रहा है? जब से में आ मिल गया तो से कैसा हो गया? वह में ही मिल गई तो वह हो गया पूरा। मिला के लिखा तो क्या बना?
प्रसाविका। आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी भी तरह की कोई समस्या है क्या? बोलो। प्रसाविका का अर्थ होता है जन्म देने वाली। गवाक्ष, ये छाप लो, गवाक्ष का भी करता हूं, लिखो। इंपॉर्टेंट कर देना। प्रसव का अर्थ होता है जन्म देना, प्रसाविका का मतलब होता है जन्म देने वाली मां, प्रसाविका। हटा दो इसे। गवाक्ष तुमने बता दिया, गवेंद्र मैं जोड़ देता हूं, ठीक है ना? देखो ध्यान से समझना, गवाक्ष और इसकी दो संधियां प्रचलित हैं, गो प्लस अक्ष और गव प्लस अक्ष, ठीक है ना? एक होता है स्वर संधि का अपवाद और एक में होती है दीर्घ संधि। क्यों होती है ध्यान से समझना। यहां क्या आ रहा है? ओ का क्या होता है और वह कैसा है? गै में से ओ निकल गया तो गै कैसा हो गया? ओ का क्या हो गया? और आगे क्या आ रहा है? अक्षय। गै में ए मिल गया तो गै कैसा हो गया? वह में ए मिल गया तो वह कैसा हो गया? और अच्छी का क्या शेष बचता है? क्या बना? गवाक्ष। होना क्या चाहिए था? गवाक्ष, और हो क्या रहा है? गवाक्ष। तो ये अपवाद नहीं है क्या? पहली बात। दूसरा समझो, गव प्लस अक्ष, यहां क्या आ रहा है? और बाद में भी ए और ए मिलके क्या हो जाता है? और अच्छी का क्या शेष बचता है? क्या बना? जब गो प्लस अक्षी करते हो तो बनता है गवाक्ष, लेकिन बनता क्या है? लिखते क्या है इसका? गवाक्ष। जैसे दोनों ही सही है, एक स्वर संधि के अपवाद के अनुसार और एक उसके अनुसार। जैसे आप लिखते हो, ये इसके बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप क्या लिखते हो? मिटा दो इसे। क्या होता है दीनानाथ? छाप दो और समझो आगे। ये तो क्या है? अपवाद। और ये क्या है? दीर्घ संधि। आ गया समझ में? किसमें? कहां पर? कहां बन रहा? ग में ओ का बना, अब में वह कैसा है? आधा, और वह में ए मिला तो ए ही तो बना। आ कहां से हो गया? जब आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो गवाक्ष बनता है अपवाद के अनुसार, लेकिन होता गवाक्ष है, लेकिन बन क्या रहा है? गवाक्ष। वही बात तो मैं बता रहा हूं कि जब आप गो प्लस अक्षी करते हो तो गवाक्ष नहीं बन रहा क्या? लेकिन गो प्लस अक्षी लिखते क्या हो? गवाक्ष। वो अपवाद के अनुसार है। और जब गव प्लस अक्षी करते हो तो क्या बनता है? गवाक्ष। ये दीर्घ संधि के अनुसार है। ये क्यों बनता है उसके लिए मैंने लिख दिया ना, दीनानाथ। दोनों ही है। अगर आपसे पूछ रहा है कि गवाक्ष शब्द में संधि है तो दीर्घ है, और अगर पूछ रहा है कि गवाक्ष का संधि विच्छेद होगा, और कभी भी अपवादों में कोई संधि होती है क्या? नहीं होती। तो वहां पर दोनों नहीं देगा, एक देगा, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता है कि एक अपवाद है और एक क्या है नीचे। जैसे आप नहीं पढ़ते क्या? पवित्र, यही पूछने वाले थे, मैं समझ जाता हूं आप क्या पूछोगे। पवित्र होता है
और पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है, समझना। यहां क्या आ रहा है, ओ का क्या बनेगा, पै कैसा हो गया, ओ का क्या हो गया, और आगे क्या आ रहा है, पै में ए मिल गया तो, और वह में ही मिल गई तो बचा क्या, पवित्र। लेकिन आपने पवित्र ये भी पढ़ा होगा, पू प्लस इत्र, नहीं दिखा क्या आपने, नहीं पढ़ा पू प्लस इत्र। संस्कृत की संधियों में आप देखोगे तो पू प्लस इत्र भी मिलेगा। और पू प्लस इत्र कैसे हुआ, ध्यान से समझना। लिखोगे क्या इसको, अपवाद में लिखा दूंगा, क्यों लिख रहे हो बेकार में। यहां धातु होती है पुन, कौन सी धातु होती है, पुन। पुन प्लस इत्र, और इसका क्या हो जाता है, लोप। जब इसका लोप होगा तो छोटे ऊ का क्या होगा, और आगे क्या आएगा, और ऊ का क्या बनता है, आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। वो संस्कृत के अनुसार है, पुण्य धातु के कारण ना यहाँ का लोप होके छोटे ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है, और जब बनेगा तो पू प्लस इत्र, और ऊ का क्या हो जाता है, ओ, ऊ का ओ नहीं बनता क्या, और ओ के कारण पू प्लस इत्र हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पवित्र का संधि विच्छेद होगा तो आप उत्तर क्या दोगे, पू प्लस इत्र दोगे, पू नहीं दोगे। क्या आप इस संस्कृत नहीं हिंदी पढ़ रहे हो, आ गया समझ में। और कोई कंफ्यूजन है क्या। अब दीनानाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, दीन प्लस अनाथ होगा, ए और ए मिलके क्या हो गए, क्या बना, नहीं होता। ध्यान देना, संधि जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले एक बात बताई थी कि दोनों शब्दों का अर्थ वही होना चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है। यहां ये किसका बोध करा रहा है, दीनों के अनाथ, दीनों के अनाथ। और दीनों के अनाथ दीनानाथ होगा क्या, दीनों के नाथ मतलब स्वामी, और दीनों के स्वामी क्या कहलाएंगे, दीनानाथ। और ये संधि आएगी अभी जब आप स्वर संधि के विशेष नियम पढ़ोगे वहां आएगी। अब ध्यान देना, एक बार एक उदाहरण और बता रहा हूं मैं आपको। विश्वामित्र, बोलो क्या हुआ, हाँ बताओ बताओ। बिल्कुल सही बात है ये तुम्हारी, लेकिन ये क्या है, दीन माने होता है दुखियों का, अनाथ माने होता है अनाथ। दुखियां और अनाथ दोनों एक साथ कैसे आएंगे, दीनानाथ का तो मतलब होता है दुखियों का स्वामी। दीनानाथ का अर्थ क्या होता है, दुखियों का स्वामी। दीन माने दुखियों का, अनाथ माने स्वामी होगा क्या, नहीं होगा। ध्यान देना एक बार और इधर, विश्वामित्र, विश्व प्लस अमित्र, ए और ए मिलके क्या हो गया, और क्या बना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझना। ये वही मूर्ख करते हैं इस तरह की संधि जिसको संधि का अर्थ ही नहीं पता, और जो संधि का अर्थ जानता होगा वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। ध्यान से समझ लेना, विश्वामित्र ने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा किया था क्या, जब बेचारे ने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया तो विश्व का शत्रु कैसे हो गया। वो कुछ गधों की वजह से हो गया, कुछ मूर्खों की वजह से हो गया जिसको संधि का अर्थ ही नहीं पता। क्या विश्वामित्र का विश्व प्लस अमित्र हो सकता है क्या,
क्या अर्थ होता है विश्वामित्र का? विश्व का है मित्र। जो जब बेचारे ने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम किया ही नहीं तो वो कहां से शत्रु हो गया? हो सकता है क्या? इसका होता है विश्व प्लस मित्र। विश्व प्लस मित्र, विश्व का है मित्र। और दीनानाथ का होगा दीन प्लस नाथ। और ये स्वर संधि की विशेष नियमों में आते हैं, स्वर संधि के विशेष नियमों में आते हैं। समझ में आ गया? वही तो विशेष नियम हुआ। जैसे आप लिखते हो सांप प्लस ओला सपोला, होता है नहीं होता? तो ये विशेष नियमों में होते हैं। क्यों हुआ ये अभी नोट कराऊंगा क्यों हुआ। ये होता है ह्रस्वीकरण और दीर्घीकरण। बड़े आ का छोटा हो जाता है और छोटे का बड़ा हो जाता है। कैसे होता है? लिखो स्वर संधि के अपवाद, पता लग जाएगा क्यों होता है। लिखो स्वर संधि के अपवाद। और स्वर संधि के अपवाद आज तक आपने सिर्फ 8 पढ़े होंगे। कितने? 8। और सभी जगह किताबों में भी कितने उदाहरण दे रखे हैं स्वर संधि के? कितने अपवाद दे रखे हैं? 8। लेकिन आज 8 नहीं, आप गिनना कितने अपवाद पढ़ोगे, ध्यान से समझना। लिखो स्वर संधि के अपवाद। लिखिए स्वर संधि के अपवाद। पहले तो वो अपवाद लिख दो जो तुम्हारी किताबों में है और जो आज तक पढ़ते आए हो। स्व प्लस ईर, ध्यान से समझ के चलना, एक एक उदाहरण को बहुत ध्यान से समझना। यहां क्या आ रहा है और बाद में क्या आ रही है? ए और ई मिलके क्या बनता है? क्या बनता? लेकिन यहां क्या बन रहा है? क्या होनी चाहिए थी? गुण संधि, लेकिन कौन सी हो रही है? और कभी भी इसमें संधि नहीं पूछी जाती। अपवाद में कभी संधि नहीं पूछी जाती। क्या पूछा जाता है? विच्छेद। आपसे पूछेगा कि स्वैर का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? स्व प्लस ईर। क्या होगा? स्व प्लस ईर। गवाक्ष व गवाक्ष का अर्थ बताइए। गणपत जी, गवाक्ष नहीं शब्द होता है गवाक्ष। गवाक्ष का मतलब होता है गाय की आंख। गाय की आंख बनता है गवाक्ष, लेकिन वो नियम के अनुसार होना चाहिए था गवाक्ष, लेकिन शुद्ध होता है गवाक्ष। तो वो अपवाद के कारण मैंने बताया था कि बनना था गवाक्ष और हो रहा है गवाक्ष। जैसे ये हो रहा है स्व प्लस ईर। स्व प्लस ईर क्या बना है? स्वैर। होना क्या चाहिए था? स्वेर। इसी प्रकार होना क्या चाहिए था? गवाक्ष, लेकिन क्या हो रहा था? गवाक्ष। गवाक्ष नहीं होता, शुद्ध होता है गवाक्ष, गाय की आंख। लिखो आगे, स्व प्लस ईर स्वैर। दूसरा उदाहरण लिखो, स्व प्लस ईरिणी। यहां क्या आ रहा है और बाद में मिलके क्या बनता है? लेकिन क्या बनेगा? आई। स्व प्लस ईर या स्व प्लस ईरणी, स्वैर या स्वैरिणी, और इसे कहते हैं नदी। क्या अर्थ होता है? नदी जो अपना रास्ता अपने आप बनाती है। क्या जो भी नदी है इसको रास्ता किसी ने बनाया क्या? नदियों का
वो अपने आप नहीं बनाती क्या? स्वैरणी का अर्थ होता है नदी। आगे लिखो, वो ही नदी का ही है स्वैरणी, स्वयं के द्वारा बनाया हुआ। स्वयं के द्वारा, स्वयं माने होता है अपने आप, ईर माने होता है ग्रहण किया हुआ। जिसने रास्ता स्वयं बनाया वो कौन है? नदी। स्वैरणी का अर्थ होता है नदी। आगे लिखो, दोनों छाप दिए, बोलो। मेरे भाई वहां से यहां तक आवाज नहीं आएगी, पर्ची लिख दो और यहां तक पहुंचा दो। पर्ची लिख के भेज दो। लिखो आगे। दो उदाहरण हो गए, तीसरा। ध्यान दो, यहां क्या आ रहा है और बाद में मिलके क्या होता है, लेकिन क्या बन रहा है? होनी थी गुण संधि, हो रहा है वृद्धि, तो अपवाद नहीं है क्या? लिखो प्रौढ़। इसको तो जानते होंगे सभी, प्रौढ़। प्रौढ़ का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत ही प्रौढ़ हो गया, बुढ़ापा, बुढ़ा, प्रौढ़ आदमी, बूढ़ा आदमी। लिखो, और प्रौढ़ा, बुढ़िया। चौथा लिखिए, चौथा अक्ष प्लस ऊहिनी। अक्ष प्लस ऊहिनी, यहां क्या आ रहा है और बाद में दोनों मिलके क्या होंगे? ओ, लेकिन क्या बन रहा है? औ। लेकिन क्या बन गया? औ। और क्या लिखा? अब ने का क्या बन गया? अणे। क्यों बना है? ने का अणे क्यों हुआ है? अक्ष आ रहा है और छह किससे मिलके बनता है? और से के कारण इस ने का क्या हो गया? आ गया समझ में? छाप दो, छापो इसे। सेना का अगला भाग, ऊहिनी माने होता है सेना, अक्ष माने होता है अगला भाग। अक्षौहिणी सेना सुना होगा, बहुत ही बड़ी सेना उसके पास अक्षौहिणी सेना थी। और अक्षौहिणी का मतलब होता है बहुत ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना। और सेना का अगला भाग हरावल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? हरावल। कल भी आपकी क्लास 4 से 8 ही रहेगी, ठीक है ना? 4 बजे से 8 बजे तक जो टाइम है वही। ये छाप दिया। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? लिखो आगे। 4 हो गए, 5वां लिखो। यहां क्या आ रहा है प्रारंभ में और बाद में? ए और ओ मिलके क्या बनता है? लेकिन यहां क्या बन रहा है? ओ। दंतोष्ठ होना था, औ बन रहा है ओ। अपवाद नहीं है क्या? छाप दो। प्रारंभ में क्या आ रहा है? ए, बाद में आ रहा है ओ,
मिलके बनता औ, लेकिन क्या हो रहा है ओ, अद्रोष्ट। कितने हो गए? 6। लिखो, हटा दूं इसे, छाप लो। दंत प्लस ओष्ठ क्या बना? अधर प्लस ओष्ठ क्या बनेगा? अद्रोष्ट। आगे लिखो, हटा दूं इसे अब, लिखो 7वां है ओष्ठ। औष्ठ नहीं होता, हृदय बारी में भले देर का हो, लेकिन अधरोष्ठ नहीं होता, अधरोष्ठ होता है। अवोष्ठ मान होता है होंठ, औष्ठ नहीं होता, ओष्ठ होता है। औष्ठ क्या है? वो तत्सम के अनुसार है, क्योंकि हृदय बारी जी तत्सम को बहुत ज्यादा महत्व देते। दोनों लिख रखे होंगे उसमें, ओ और औ, अधरोष्ठ और अधरोष्ठ दोनों लिखे होंगे, तो उसमें अधरोष्ठ नहीं अधरोष्ठ बनता है। बनना चाहिए था औष्ठ और बन रहा है ओ, ये बताया गया है। लिखो, आगे लिखो, सुख प्लस रित 7वां है। यहां क्या आ रहा है? ए। बाद में क्या आ रही है? दोनों मिलके क्या बनते? लेकिन यहां क्या बन गया? आर। होना चाहिए था अर, और हो गया आर। लिखो, अरे ये अपवाद है, ये अधरोष्ठ, दंतोष्ठ, बिंबोष्ठ, ये औ होना चाहिए था, लेकिन ओ हो रहा है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्वर संधि के अपवाद। औ होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ क्या बन रहा है? ओ ही बन रहा है, इसलिए इसे कहते हैं स्वर संधि के अपवाद। ठीक है ना? संयोग नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे स्वर संधि का अपवाद। औ की जगह ओ ही बना, अपवाद आएंगे। स्वर का अर्थ यौवन का, स्वर का बताया तो था मैंने, स्व प्लस ईर, जिसने स्वयं ही प्राप्त किया हो, जिसने रास्ता स्वयं ही प्राप्त किया हो, वो होता है स्वर। और स्व प्लस ईरणी, जिसने स्वयं ही रास्ता बनाया हुआ हो, वो क्या हो जाती है? नदी। स्वर का माने अपने आप बनाया हुआ रास्ता, और स्व प्लस ईरणी स्वयं के द्वारा बनाने वाली, रास्ता बनाने वाली नदी, स्वैरिणी। आगे देखो, यौवन का संधि विच्छेद होगा। ध्यान दो इधर, आप आगे बहुत चले जाते हो, धैर्य नहीं रखते हो। इसका संधि विच्छेद होगा यौवन प्लस ए। क्या होगा? यौवन प्लस ए। यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए? ए आ जाए, तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले ऊ का क्या हो जाता है? औ। क्या हो जाता है? शब्द के अंत में ए नहीं आ रहा क्या? तो इसका क्या हो जाएगा? ऊ का, और न में ए मिल गया तो कैसा हो गया? आ गया मेरे भाई समझ में? प्रत्यय में कभी भी संधि का नियम नहीं लगता, उपसर्गों में संधि नियम लगता है, लेकिन प्रत्ययों में कभी भी संधि नहीं होती। बिल्कुल। आगे लिखो, लास्ट है 8वां। दस प्लस ऋण, 10 प्लस ऋण, यहां क्या आ रहा है? बाद में मिलके क्या हो गया? और रह कैसा है?
जब इसे मिलाएंगे तो दसर्ण होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका क्या बन रहा है, आर, क्या बनेगा, दसार्ण। छाप दो इसको, 10 प्लस ऋण क्या होगा, दसार्ण। छापिए इसको। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे समझो, इसके बाद में लिखो आगे। ये तो आपके वो नियम हैं जो आज तक आपने सिर्फ किताबों में पढ़े हैं, आपने सुने हैं, और जो रटी हुई चीज होती हैं, जो सबसे ज्यादा पेपर में प्रश्न आते हैं वो लिखो आगे। स्वर संधि के विशेष नियम लिख दो, स्वर संधि के विशेष नियम, और बहुत सारे उदाहरण लिखाऊंगा। जितनी भी किताबों में थे वो तो आपने लिख ही लिए, अब ऐसे उदाहरण जो पूरे भारत में किसी भी परीक्षा में आए हैं वो आपके पास आज लिखे होंगे। लिखो स्वर संधि के विशेष नियम, और जो नियम है वो कौन कौन से हैं लिख दो। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे लेकिन अब आप लिखोगे। लिखो इसमें, कुछ उदाहरणों को देख के लिखाऊं तो तुम्हें कोई अपच तो नहीं हो जाएगी? बताइए। लिखो स्वर संधि के विशेष नियम, और पहला लिखो ह्रस्वीकरण के अनुसार। ये मेरे भाइयों बहनों बहुत ध्यान से समझने हैं, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो ना तो कहीं मिलते हैं और ना कभी आते। सबसे पहले लिखो ह्रस्वीकरण के अनुसार। ह्रस्वीकरण के अनुसार अब लिखो इसमें, सबसे पहले लिखो ह्रस्वीकरण के अनुसार। पहला नियम है ये ह्रस्वीकरण के अनुसार, और इसमें लिखो आगे अप प्लस अंग क्या बनेगा, अपंग। अब सुनना ध्यान से, यहां ए आ रहा है, बाद में भी ए आ रहा है, मिलके आ होना चाहिए था। क्या बन रहा है, ह्रस्वीकरण हो रहा है, नहीं हो रहा? दीर्घीकरण के स्थान पर क्या हो रहा है, ह्रस्वीकरण। समझ में आ गया? लिखो आगे। अपांग भी होता है, अपांग भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका अपांग नहीं होता, शुद्ध होता है अपंग। अपांग नहीं होता, अपंग होता है। अपांग का अर्थ क्या निकलेगा, ध्यान दो इधर। अपा माने होता है, अप माने होता है बुरे, और अंग माने होता है अंग। दीर्घीकरण के अनुसार जब इसको ए और ए मिला के आ करते हो दीर्घ संधि, तो इसका बनता है अपांग। लेकिन गलत होता है मेरे भाई, अपंग होता है, अपांग नहीं होता। भाई तो चीज है, यही चीज तो आगे और पढ़ाऊंगा अभी। सीम प्लस अंत, एक बार इसको लिखो और देखो। दूसरा उदाहरण बताता हूं, लिखिए। यही चीज तो ध्यान से समझनी है कि पेपर में क्या माना जाता है। आपसे पूछेगा अप प्लस अंग से संधि युक्त रूप होगा, तो वह अपांग नहीं अपंग होगा। कभी भी नहीं। अपवाद माना जाएगा, संधि नहीं, अपवाद। आप जो ये कह रहे हो ना, ये बात सुनो ध्यान से। आपने कहा स्व प्लस ईर मिलके बना स्वर, होनी क्या चाहिए थी, स्वेर गुण संधि। हो क्या रही है, वृद्धि संधि। तो आप इसे ये कह सकते हो वृद्धि संधि का अपवाद। क्या वृद्धि संधि कह सकते हो?
नहीं कह सकते। आपसे कभी भी स्वर में संधि नहीं पूछी जाएगी। ये पूछ सकता है कि ये किस संधि का अपवाद है। यहां होनी क्या चाहिए थी? गुण संधि। कौन सी संधि होनी चाहिए थी? गुण। हो कौन सी रही है? वृद्धि। तो आप इसे यूं कहोगे कि ये वृद्धि संधि है क्या? नहीं। इसे ऐसे कह सकते हो कि गुण संधि होनी थी, हो गई वृद्धि, तो ये गुण संधि का अपवाद हो गया। लेकिन कभी भी नहीं पूछ सकता। संधि जीवन में आज तक पूछी गई है? इसमें कभी नहीं पूछी। ऐसा एक सिंगल भी पेपर में मुझे बता दो कि किसी पेपर में इसमें यूं पूछी गई है कि कौन सी संधि है या किस संधि का अपवाद है, कभी नहीं पूछा। सिर्फ क्या पूछता है? संधि विच्छेद। किताबों के रटने के अनुसार मत चलो मेरे दोस्तों, ध्यान से समझ लो। किताबों में रटा हुआ ज्ञान पढ़ोगे तो भटक जाओगे। नियम से चलो, नियम क्या कह रहा है वो ध्यान रखो। मैंने एक लिखा, ध्यान दो इधर, सीम प्लस अंत क्या बनेगा? क्या बनेगा? सीम प्लस अंत क्या बनेगा? सीमंत। और सीमा प्लस अंत क्या बनता है? सीमांत भी बनता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। सीम प्लस अंत का मतलब होता है सिर की मांग, सिर की मांग। और सीमांत का मतलब होता है सीमा का क्या हो गया? मतलब क्या हो गई? हद हो गई। कहते नहीं क्या अब मेरी सीमा से बाहर हो गया, हद हो गई, नहीं कहते क्या? दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। प्रति प्लस घात, प्रतिघात भी होता है और प्रतिघात भी होता है। समझ में आ गया? मेरे मित्र, तुमने जो पढ़ी है वो मैंने भी बहुत बार पढ़ी है, तो मुझे भी पता है। लेकिन आपको भटकना ही नहीं, आपको नियम से चलना है बस। बिल्कुल नहीं भटकना, बस नियम से चलो। हिरस्वीकरण के अनुसार लिखो, इनको छापते चलो। आगे लिखो, इसके बाद में कुल प्लस अटा, ये दोनों छाप दिए, हटा दूं? सभी ने छाप दिए? हटा रहा हूं। आगे लिखो, कुल प्लस आटा ए और ए मिलके आ नहीं होता क्या? लेकिन क्या हो रहा है? आ की जगह रस्वीकरण हो रहा है, नहीं हो रहा? क्या बना? कुलटा। छाप दो और लिखो इसके बाद में अभी बताऊंगा, अर्थ पूछ रहे होंगे। एक होता है सार प्लस अंग, ये समझो पहले। कुलटा का मतलब होता है जिसने कुल को क्या कर दिया हो? अटा दिया हो, अर्थात कुल को बदनाम करने वाली क्या कहलाती है? कहते नहीं क्या ये तो कुलटा नारी है। लिखो सार प्लस अंग और मार्त प्लस अंड। छाप दो दोनों को। अब आप ये कहते हो कि हम किताबों के अनुसार चलते हैं, तो आप सबसे ज्यादा ऑथेंटिक एनसीईआरटी को मानते हो, नहीं मानते? और एनसीईआरटी की वो किताब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही चौड़ी और एक लंबी है ना। नई किताब का तो अशुद्धियों की कोई कमी नहीं है, इतनी अशुद्धि है। लेकिन मैं वो किताब बता रहा हूं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। एक बहुत ही चौड़ी है क्या किसी के पास? इतनी चौड़ी और लंबी सी किताब आती है। है अभी यहाँ? घर पे तो मेरे भी है, घर के लिए थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, घर तो सबके होगी। मैं यहाँ के लिए कह रहा हूं, मैं दिखाता, कोई बात नहीं। सुनो, वो किताब बहुत अच्छी भी है एनसीईआरटी की, और वहां उस किताब को घर जाके देखना, पेज नंबर 34 की फर्स्ट लाइन देखना।
और पेज नंबर 34 की फर्स्ट लाइन, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, एक ही नहीं है, पेज नंबर तक बता दूं कि किस पेज पे क्या क्या अशुद्धियां दे रखी हैं। इतनी चौड़ी नहीं है मैडम, ऐसे मत बहकाओ, ऐसे सार करो इतनी चौड़ी, मैंने इतनी नहीं है, इतनी है। देखो ध्यान से, पेज नंबर 34 की लाइन है पहली, और वहां लिख रखा है, क्या लिख रखा है, एक उदाहरण है, जैसे मोहन, उदाहरण दूसरा है लेकिन उससे संबंधित बता रहा हूं। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, और इसको क्या बता रखा है, मोहन बाजार जा रहा है, अपूर्ण भूतकाल। क्या अपूर्ण भूतकाल हो सकता है? मोहन बाजार जा रहा है, वर्तमान काल, और कौन सा वर्तमान काल? अपूर्ण वर्तमान काल। होगा नहीं होगा? ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल में होता है मोहन बाजार जा रहा, अपूर्ण भूतकाल। ऐसी बहुत सारी अशुद्धियां हैं जो आपको, अब आप बताओ अगर पेपर में वो इस तरह से दे देगा तो क्या आप ये फिर दे सकते हो क्या हवाला कि एनसीईआरटी में ये ऐसे लिख रखा है इसलिए हमने ये मान लिया? कुछ अशुद्धियां टाइपिंग में हो जाती हैं, इस वजह से भी दिक्कत होती है। बाकी एक बात बताओ, किसी किताब में अगर ऐसे लिख दिया जाए 1 + 1 = 28, क्या 28 होता है? क्या ये मान होगा क्या? और क्या यूं कह सकते हो क्या मैंने उस किताब में ये पढ़ा था 1 + 1 = 28 इसलिए 28 किया है? तो क्या ये संभव है क्या? नहीं हो सकता। आप तो नियमों से चलोगे, और नियमों से चलोगे तो आपको कोई हराने वाला ही नहीं है। लिखो सार प्लस अंग, ए और ए मिलके आ नहीं होता क्या? और ये क्या बना? सारंग। कौन सी बुक? एनसीईआरटी की एक बुक आती है चौड़ी वाली, जो नई आई है वो नहीं, बहुत वाली पुरानी थी वो भी छोटी है, नई आई है वो भी छोटी है, उन दोनों के बीच में आई थी एक चौड़ी लंबी, वो वाली, उसकी कह रहा हूं। लिखो मारतंड, ये छाप दिया। मार्त प्लस अंड, ए और ए मिलके आ नहीं होता क्या? लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है? मारतंड। छापो इन्हें, छाप दो। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ रहा है? आगे छापो। मारतंड का अर्थ, हाँ ये मिल गई, लाओ मेरे दोस्त। ये वाली इतनी चौड़ी थोड़ी है ये है। अब समझना, 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देना, बस 1 मिनट कर दिया। देखो ये वाली, कई बार क्या है, आप कई के दिमाग ये होती है टीचर मूर्ख बना देता है, कौन सा 34 नंबर कोई चेक कर रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही मूर्ख नहीं बनाऊंगा, जो है वो ही होगा, और 99 नहीं 100% होगा। ये एक पेज नंबर कितना है, और इसकी ये कौन सी लाइन है? पहली है। ध्यान दो इधर, यहां से पढ़ रहा हूं, अपूर्ण भूतकाल ही है, दिख रहा है क्या? अपूर्ण भूतकाल, ये है अपूर्ण भूतकाल, दिख रहा है? क्या लिख रहा है? और ये पेज नंबर कितना है? 34 है। इसकी कौन सी लाइन है? और क्या लिख रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। और अपूर्ण भूतकाल में कभी रहा है, रही है, रहे आते हैं क्या? क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा है, रही है, रहे आते हैं वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में। एक ही नहीं है, 74 गलती तो मुझ जैसे छोटे से टीचर ने नोट कर रखी है, इसमें पता नहीं कितनी और गलतियां होंगी।
लेकिन वो मिस्टेक है। अब ये कोई राइटर की गलती थोड़ी है। देखो रिकॉर्डिंग चालू तो नहीं है, सुनना ध्यान से। मैंने कोई किताब लिखी और किताबों में इतनी गलतियां आई कि मैंने लिखी हुई किताब को टाइपिंग दे रखी है, लेकिन उससे मना कर कहा है कि छापे ही मत मेरे भाई। क्यों मना कर दिया? मैं क्या किया, जिस टाइपिस्ट है टाइपिस्ट को किताब दे दी। अब आप अच्छे से जानते हो जो टाइपिस्ट होता है, अधिकतर टाइपिस्ट खुद तैयारी कर रहे होते हैं, खुद तैयारी कर रहे होते हैं। अब वो क्या करते हैं, और जो टाइपिस्ट होता है तो जाहिर सी बात है वो किसकी तैयारी कर रहा होगा, किसकी, या तो एलडीसी की और या सीपीओ वगैरह की। अब थोड़ी सी हिंदी का ज्ञान तो उनको भी होता है, नहीं होता। मैंने उसको लिख के दिया टाइपिस्ट को, मेरे दोस्त एक काम कर, ये किताब छाप दे। और मैंने रोड कैसे लिखा, ऐसे। और उसने क्या कर दिया, सर ज़्यादा बिजी रहते, सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते, हो सकता है उनसे गलती हो गई होगी, रोड में गलती से भूल गई डे के नीचे बिंदी लगाना, मैं लगा देता हूँ। अब उस मूर्ख को इतना नहीं पता कि रोड में बिंदी आती नहीं है। अब उसने क्या कर दिया, रोड में डे के नीचे जबरदस्ती से बिंदी अपनी तरफ से ही तो जोड़ दी, मैंने थोड़ी दिया था। अब गलती किसकी थी, गाली किससे पड़ेंगी, मुझे? तो किताब किसकी है? क्या आप पढ़ने वाले यूं पूछोगे क्या कि वो कौन सा टाइपिस्ट है जिसने इसके डे के नीचे बिंदी लगाई? आप क्या कहोगे, ये कौन सा मूर्ख टीचर है जो रोड के नीचे बिंदी लगा रहा है? इसलिए मुझे गाली खानी नहीं, इसलिए मैंने किताब ही निकालनी बंद कर दी, मना ही कर दिया, भैया मेरी किताब तू छापे ही मत, रहने दे। जिस दिन मैं टाइपिंग सीख जाऊंगा, मैं खुद टाइप कर लूंगा, 2-3 साल में सीख लूंगा और मैं खुद ही अपनी किताब खुद छाप दूंगा इस चक्कर में। तो ये गलती किसकी थी, टाइपिस्ट की। अब ये किताब में गलती राइटर की है क्या, किसकी है, टाइपिस्ट की। और आप अच्छे से जानते हो जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपने जैसे लिखा रहा, और इससे पहले मान लो आपने है लिख रखा है तो है ही अपने आप नहीं आ जाता क्या? अब वो बेचारा लिख तो था रहा था, टाइपिस्ट जल्दी में होगा और उसने रहा था की जगह क्या लिख गया, गलती से रहा है, और वही चलता आ रहा है, नहीं आ रहा। इस तरह की इसमें मिस्टेक जरूर है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। और लेकिन ये भी है कि ये किताब आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया है वहाँ हर जगह मैंने ये बात बता दी है कि ये किताब लो, यहाँ से बाहर प्रश्न जाते ही नहीं। अब लोगों ने जाके बहुत सारे लोग, पुरानी किताब मिलती कहाँ है, अभी थी जितनी भी सब ने ले ली, अब मिलेगी नहीं। इसलिए समय खराब मत करना, बस जो है उसे पढ़ो, लिखो, आगे शुरू कर दो। बस नई किताब मत लेना, कर दो, जो नई आ रही है ना एनसीईआरटी वो मत लेना, ठीक है ना। अब लिखो आगे, कुल प्लस अटा कुलटा, सार प्लस अंग सारंग, और मार्त प्लस अंड मारतंड। किसे कहते हैं मारतंड? सूर्य को, सूर्य का पर्यायवाची होता है मारतंड। लिखो आगे, मारतंड का मतलब होता है अंधेरे को मारने वाला, अंत करने वाला, अंधेरे का अंत करने वाला। और कौन होता है? सूर्य। सारंग के तो बहुत अर्थ है, मैं कितने अर्थ गिनाऊं। सारंग ले सारंग गयो आए, सारंग देख के सारंग ने सारंग दियो गाय, बहुत अर्थ है इसके। इसके 2-3 अर्थ ही बता रहा हूं जो यहाँ पे बोध कराता है। घड़ा, पानी, ठीक है ना, और एक पक्षी भी होता है। लिख दिया, ये छाप दिए, आगे लिख दो। अगर कोई एक आध उदाहरण हो तो मैं देखता हूं। सीमंत लिख दिया था, सीम प्लस अंत। सीमंत का मतलब सिर की मांग और सीमांत का मतलब होता है हद। हो गए ये। अब लिखो आगे, आगे लिखो इसके बाद में दीर्घीकरण के अनुसार। ये किसके अनुसार हो रहा था? ह्रस्वीकरण के अनुसार। दूसरा नियम लिखो, दीर्घीकरण के अनुसार। दीर्घीकरण के अनुसार लिखो और ध्यान से समझना। इसमें एक होता है, सबसे पहले तो वही लिखो, दीन प्लस नाथ। दीन प्लस नाथ क्या होगा? दीनानाथ।
दीनानाथ, दीन प्लस नाथ, दीन प्लस नाथ, जब इसका दीनानाथ का विघटन करते हो तो क्या होता है? दीन प्लस नाथ। दीर्घीकरण के अनुसार हो रहा है, नहीं हो रहा? यहां पर ए है, यहां पर आ है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी इसका दीर्घीकरण हो रहा है, नहीं हो रहा? तो ये क्या है? अपवाद। अपवाद कह सकते हो या विशेष नियम कह सकते हो। आगे लिखो इसके बाद में, और लिखो इसके बाद कुछ उदाहरण और लिख दो। एक है उत्तर प्लस खंड, क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तर प्लस खंड, मूसल प्लस धार, क्या होगा? मूसलाधार। मूसल प्लस धार, मूसलाधार। एक और लिख दो, मार प्लस मारी, बस लास्ट और लिख दो, फिर थोड़ा गैप ले लेना। मार प्लस मारी, मार प्लस मारी, यहां ए आ रहा है और इसका क्या हो जाएगा? आ, क्या बनेगा? मारा मारी। मार प्लस मारी, मारा मारी। लिखिए इसको, मार प्लस मारी, मारा मारी। बाकी कल कराएंगे। 8 बज गए, आज बहुत जल्दी टाइम निकला, पता ही नहीं चला।